नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ ज़िंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ उर्दू कहानीकार सादत हसन मंटो जी द्वारा रचित एक कहानी का नाम है अमीना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। दूर तक धान के सुनहरे खेत फैले हुए थे। जुम्मे का नौजवान लड़का बिंदु कटे हुए धान के पोले उठा रहा था और साथ ही साथ गा भी रहा था। बिंदु का बाप जुम्मा गांव में बहुत मकबूल था। हर शख्स को मालूम था कि उसको अपनी बीवी से बहुत प्यार है। उन दोनों का इश्क गांव के हर शख्स को मालूम था। उनके 2 बच्चे थे, एक बिंदु जिसकी उम्र 13 बरस के करीब थी, दूसरा चंदू। सब खुशो खुर्रम थे, मगर एक रोज अचानक जुम्मे की बीवी बीमार पड़ गई। हालत बहुत नाजुक हो गई। बहुत इलाज किए, टोने टोटके आजमाए, मगर उसको कोई इफाफा ना हुआ। जब मर्ज मोहलिक शख्स इख्तियार कर गया तो उसने अपने शौहर से नहीफ लहजे में कहा, तुम मुझे कबूतरी कहा करते थे और खुद को कबूतर। हम दोनों ने 2 बच्चे पैदा किए। अब ये तुम्हारी कबूतरी मर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद तुम कोई और कबूतरी अपने घर ले जाओ। थोड़ी देर के बाद उस पर हजियानी कैफियत तारी हो गई। जुम्मे की आंखों से आंसू रवा थे और उसकी बीवी बोले चली जा रही थी, तुम और कबूतरी ले आओगे, वो सोचेगी कि जब तक मेरे बच्चे जिंदा हैं तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगे, चुनांचे वो उनको ज़बह करके खा जाएगी। जुम्मे ने अपनी बीवी से बड़े प्यार के साथ कहा, सकीना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूँगा, मगर तुम्हारे दुश्मन मरे तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। सकीना के होठों पर मुर्दे सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसके फौरन बाद उसकी रूह कफ से उनसुरी से परवास कर गई। जुम्मा बहुत रोया। जब उसने अपने हाथों से उसको दफन किया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी मानो मिट्टी के नीचे गाड़ दी है। अब वो हर वक्त मगमूम रहता। कामकाज में उसे कोई दिलचस्पी ना रही। एक दिन उसके एक वफादार मजारा ने उससे कहा, सरकार, बहुत दिनों से मैं आपकी ये हालत देख रहा हूँ और जी ही जी में कुढ़ता रहता हूँ। आज मुझसे नहीं रहा गया तो आपसे ये अर्ज करने आया हूँ कि आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी ज़मीनों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। आपको इसका इल्म भी नहीं कितना नुकसान हो रहा है। जुम्मे ने बड़ी बेतवज्जही से कहा, होने दो, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं। सरकार, आप होश में आइए, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। ऐसा ना हो वो आपकी गफलत से फ़ायदा उठाकर आपकी ज़मीनों पर कब्जा कर ले। आपसे मुकद्दमाबाजी क्या होगी? मेरी तो यही मुखलिसाना राय है कि आप दूसरी शादी कर लें। इससे आपके गम का बोझ हल्का हो जाएगा और वो आपके लड़कों से प्यार मोहब्बत भी करेगी। जुम्मे को बहुत गुस्सा आया। बकवास न करो रमजानी, तुम समझते नहीं कि सौतेली माँ क्या होती है। इसके अलावा तुम ये भी तो सोचो मेरी बीवी की रूह को कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा। बहुत दिनों के इसरार के बाद आखिर रमजानी अपने आका को दूसरी शादी पर रजामंद करने में कामयाब हो गया। जब शादी हो गई तो उसने अपने लड़कों को एक अलहदा मकान में भेज दिया। हर रोज वहां कई कई घंटे रहता और बिंदु और चंदू की दिलजोई करता रहता। नई बीवी को ये बात बहुत नागवार गुजरी। एक बात और भी थी कि मक्खन दूध का बेशतर हिस्सा उसके सौतेले बेटों के पास चला जाता था। इससे वो बहुत जलती। उसका तो ये मतलब था कि घर बार के मालिक वही हैं। एक दिन जुम्मा जब खेतों से वापस आया तो उसकी नई बीवी
ज़ारो कतार रोने लगी। जुम्मे ने इस आह उजारी की वजह पूछी तो उसने कहा, तुम मुझे अपना नहीं समझते, इसलिए बच्चों को दूसरे मकान में भेज दिया। मैं उनकी माँ हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सोचती हूँ कि वो बेचारे अकेले रहते हैं। जुम्मा इन बातों से बहुत मुतासिर हुआ और दूसरे ही दिन बिंदु और चंदू को ले आया और उनकी सौतेली माँ के हवाले कर दिया, जिसने उनको इतने प्यार मोहब्बत से रखा कि आसपास के तमाम लोग उसकी तारीफ में रतबुल लिसान हो गए। नई बीवी ने जब अपने खाविंद के दिल को पूरी तरह मोह लिया तो एक दिन एक मज़ारा को बुलाकर अकेले में उससे बड़े राजदाराना लहजे में कहा, मैं तुमसे एक काम लेना चाहती हूँ, बोलो करोगे? उस मज़ारा ने, जिसका नाम शबराती था, हाथ जोड़कर कहा, सरकार आप माई बाप है, जान तक हाजिर है। नई बीवी ने कहा, देखो कल दरिया के पास बहुत बड़ा मेला लग रहा है, मैं अपने सौतेले बच्चों को तुम्हारे साथ भेजूंगी। उनको क्षति की सैर कराना और किसी न किसी तरह जब कोई और देखता ना हो उनको गहरे पानी में डुबो देना। शबराती की जहनियत गुलामाना थी। इसके अलावा उसको बहुत बड़े इनाम का लालच दिया गया था। वे दूसरे रोज बिंदु और चंदू को अपने साथ ले गया, उन्हें कश्ती में बिठाया, उनको खुद खेना शुरू किया। दरिया में दूर तक चला गया जहां कोई देखने वाला नहीं था। उसने चाहा कि उन्हें धक्का देकर डुबो दे, मगर एकदम उसका ज़मीर जाग उठा। उसने सोचा, इन बच्चों का क्या कसूर है सिवाय इसके कि उनकी अपनी माँ मर चुकी है और अब ये सौतेली माँ के रहमो करम पर हैं। बेहतर यही है कि मैं इन्हें किसी शख्स के हवाले कर दूं और सौतेली माँ से जाकर कह दूं कि दोनों डूब चुके हैं। दरिया के दूसरे किनारे उतरकर उसने बिंदु और चंदू को एक ताजिर के हवाले कर दिया, जिसने उनको मुलाजिम रख लिया। बड़ा लड़का बिंदु खेल कूद का आदी, मेहनत मशक्कत से बहुत घबराता था। ताजिर के यहाँ से भाग निकला और पैदल चलकर दूसरे शहर में पहुंचा, मगर वहां उसे एक दौलतमंद आदमी के यहाँ, जिसका नाम कलंदर बेग था, पनाह लेनी पड़ी। कलंदर बेग नेक दिल आदमी था। उसने चाहा कि बिंदु को अपने यहाँ नौकर रख ले। चुनांचे उसने उससे पूछा, बरखुरदार क्या तनख्वाह लोगे? बिंदु ने जवाब दिया, जनाब मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। कलंदर बेग को किसी कदर हैरत हुई। लड़का शक्लो सूरत का अच्छा था, उसमें गंवारपन भी नहीं था। उसने पूछा, तुम किस खानदान के हो, किस शहर के बाशिंदे हो? बिंदु ने इस सवाल का कोई जवाब न दिया और खामोश रहा, फिर रोने लगा। कलंदर बेग ने उससे मजीद इस्तिफसार करना मुनासिब न समझा। जब बिंदु को उसके यहाँ रहते हुए काफ़ी अरसा गुजर गया तो कलंदर बेग उसकी खुश अतवारी से बहुत मुतासिर हुआ। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, बिंदु मुझे बहुत पसंद है, मैं तो सोचता हूँ उससे अपनी एक लड़की ब्याह दूँ। बीवी को अपने खावंद की ये बात बुरी लगी, लेकिन आखिर उसने कहा, उससे उसके खानदान के मुतल्लिक तो दरियाफ्त कीजिए। कलंदर बेग ने कहा, मैंने एक मर्तबा उससे उसके खानदान के मुतल्लिक पूछा तो वह ज़ारो कतार रोने लगा। फिर मैंने इस मौजू पर उससे कभी गुफ्तगू नहीं की। बिंदु कई बरस कलंदर बेग के यहाँ रहा। जब 20 बरस का हो गया तो कलंदर बेग ने अपना सारा कारोबार उसके सुपुर्द कर दिया। काफ़ी अरसा गुजर गया। एक दिन बिंदु ने बड़े अदब से अपने आका से दरख्वास्त की, दरिया के उस पार दूर जो एक गांव है, वहां मैं छोटा मकान बनवाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इतना रुपया मरम्मत फरमा सकते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए? कलंदर मुस्कुराया, तुम जितना रुपया चाहो ले सकते हो बेटा, लेकिन ये बताओ कि तुम दरिया पार उतनी दूर मकान क्यों बनवाना चाहते हो? बिंदु ने जवाब दिया, ये राज आप पर अनकरीब खुल जाएगा।
बिंदु और चंदू का बाप अपने बेटों के फिराक में घुल घुल कर मर चुका था। मज़ारों की बड़ी अबतर हालत थी, इसलिए कि ज़मीनों की देखभाल करने वाला कोई भी न था। बिंदु बहुत सा रुपया लेकर अपने गांव पहुंचा, एक पक्का मकान बनवाया और मज़ारों को खुशहाल कर दिया। बिंदु का भाई चंदू जिस शख्स के यहाँ मुलाजिम था, उसने उसको बेटा बना लिया था। एक दफ़ा वो खतरनाक तौर पर बीमार पड़ गया तो उस शख्स की बीवी ने, जिसका नाम समद खान था, अपनी बेटी अमीना से कहा वो उसकी तीमारदारी करे। अमीना बड़ी नाजुक इंदाम हसीन लड़की थी। दिन रात उसने चंदू की खिदमत की। आखिर वो सेहतमंद हो गया। तीमारदारी के इस दौर में वो कुछ इस तरह घुल मिल गए कि उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मगर चंदू सोचता था कि अमीना एक दौलतमंद की लड़की है और मैं महज कंगला। उनका आपस में क्या जोड़ है? उनके वालिद भला कब उनकी शादी पर राजी होंगे? लेकिन अमीना को किसी कदर यकीन था कि उसके वालिद राजी हो जाएंगे, इसलिए कि वो चंदू को अच्छी निगाहों से देखते थे। एक दिन चंदू गाय भैंसों के रेवड़ को जोहड़ पर पानी पिला रहा था कि अमीना दौड़ती हुई आई। उसकी सांस फूली हुई थी, नन्हा सा सीना धड़क रहा था। उसने खुशी खुशी चंदू से कहा, एक अच्छी खबर लाई हूँ। आज मेरी माँ और बाप मेरी शादी की बात कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि तुम बड़े अच्छे लड़के हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ब्याह देना चाहिए। चंदू इस कदर खुश हुआ कि उसने अमीना को उठाकर नाचना शुरू कर दिया। उन दोनों की शादी हो गई। 1 साल के बाद उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम जमील रखा गया। जब बिंदु अपने गांव में अच्छी तरह जम गया तो उसने भाई का पता लिया। जाकर उससे मिला। दोनों बहुत खुश हुए। बिंदु ने उससे कहा, अब अल्लाह का फजल है, चलो मेरे साथ और दीवानी संभालो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी अपनी साली से करा दूँ, बड़ी प्यारी लड़की है। चंदू ने उसको बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा है। सारे हालात सुनकर बिंदु ने उसको समझाया, कलंदर बेग बेहद दौलतमंद आदमी है, उसकी लड़की से शादी कर लो, सारी उम्र ऐश करोगे। अमीना के बाप के पास क्या पड़ा है। चंदू अपने भाई की ये बातें सुनकर लालच में आ गया और दौलतमंद अमीना को छोड़ दिया। तलाकनामा किसी के हाथ भिजवा दिया और उससे मिले बगैर चला गया। चंद रोज के बाद ही बिंदु ने अपने भाई की शादी कलंदर बेग की छोटी लड़की से करा दी। अमीना हैरान और परेशान थी कि उसका प्यारा चंदू एकदम कहाँ गायब हो गया, लेकिन उसको यकीन था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, एक दिन ज़रूर वापस आ जाएगा। बड़ी देर उसने उसकी वापसी का इंतज़ार किया और उसकी याद में आंसू बहाती रही। जब वो ना आया तो अमीना के बाप ने जमील को साथ लिया और बिंदु के गांव पहुंचा। उसकी मुलाकात चंदू से हुई। वो दौलत के नशे में सबको भूल चुका था। अमीना के बाप ने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की और उससे कहा, और कुछ नहीं तो अपने इस कमसिन बेटे का ख्याल करो, तुम्हारे बगैर इस बच्चे की जिंदगी क्या है। चंदू ने ये कोरा जवाब दिया, मैं अपनी दौलत और इज्जत इस बच्चे के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। जाओ, इसे ले जाओ और मेरी नज़रों से दूर कर दो। जब अमीना के बाप ने और ज़्यादा मिन्नत समाजत की तो चंदू ने उस बुढ़े को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया, साथ ही अपने बच्चे को भी। बूढ़ा बाप गमो अंदों से चूर घर पहुंचा और अमीना को सारी दास्तान सुना दी। अमीना को इस कदर सदमा पहुंचा कि पागल हो गई। चंदू पर बेतर पे इतने मयासब आए कि उसकी सारी दौलत उजड़ गई। भाई ने भी आंखें फेर ली। बीवी लड़ झगड़ कर अपने मैके चली गई। अब उसको अमीना याद आई। वो उससे मिलने के लिए गया। उसका बेटा जमील, हड्डियों का ढांचा, उससे घर के बाहर मिला। उसने उसको प्यार किया और अमीना के मुतल्लिक उससे पूछा,
जमील ने उससे कहा। आओ तुम्हें बताता हूँ मेरी माँ आजकल कहाँ रहती है। वो उसे दूर ले गया और एक कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ रहती है अमीना अम्मा। दोस्तों, लालच, नफरत और जलन जैसे भावों से गुजरते हुए मनों के बदलते समीकरण और उनसे बदलती हुई जिंदगियों के ताने बाने से बनी सादत हसन मंटो जी द्वारा रचित इसी कहानी के साथ मैं शैली आज आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ और ऐसे ही दिलचस्प किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आई तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, रचनाकार या प्रस्तुति से संबंधित अपने कोई भी विचार या सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न, प्रेममय और संवेदनशील रहें। नमस्कार।